राजस्थान की गर्म हवाओं के बीच बसा था अरावली इंजीनियरिंग कॉलेज। कैंपस बड़ा था, लेकिन असली दुनिया तो उसके पीछे बना लड़कों का हॉस्टल था। 4 मंजिला पुराने पीले पेंट वाला, जिसके कॉरिडोर में हंसी, गालियां, सपने, डर सब एक साथ दौड़ते थे। चौथी मंजिल का रूम नंबर 307 हमेशा से थोड़ा अलग था। 3 रूममेट, आर्यन तेज दिमाग, टॉपर, लेकिन अंदर से बहुत दबाव में रहने वाला। राहुल मस्त मौला, दोस्ती के लिए जान देने वाला। नकुल शांत, हमेशा मोबाइल पर, कम बोलने वाला। तीनों तीसरे साल में थे। सिर्फ 2 हफ्ते बाद उनका सबसे मुश्किल पेपर था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। फेल होने पर पूरा साल पीछे जा सकते थे। पुलिस जीप और बंद कमरा। रात के 2 बजे हॉस्टल के गेट पर पुलिस की जीप आकर रुकी। लोग नींद से जागे। कॉरिडोर में चहल पहल हो रही थी। किसी ने कहा 4 मंजिला पर लगता है किसी ने सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर काव्या ठाकुर, लगभग 30 साल की उम्र, सीढ़ियां तेजी से चढ़ती हुई सीधे 4थे मंजिला पर पहुंची। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक कमरे के बाहर भीड़ थी, रूम नंबर 307। वार्डन ने घबराकर कहा, मैडम, अंदर से दरवाजा लॉक है। हम लोगों ने बहुत आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। खिड़की से देखा तो आर्यन फंदे से लटका हुआ था। काव्या ने दरवाजे को देखा, अंदर से लॉक लगी थी। सिपाहियों ने जोर का धक्का मारा। दरवाज़ा टूटकर अंदर की तरफ गिरा। कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था। दुपट्टे के फंदे में आर्यन का शरीर झूल रहा था। चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली। कमरे के 2 कोने में 2 और लड़के खड़े थे, राहुल और नकुल, डरे हुए, कांपते हुए। वार्डन बोला, जब हमने खटखटाया ये दोनों अंदर मौजूद थे। इन्होंने ही बताया कि आर्यन ने खुदकुशी कर ली। काव्या ने जल्दी से कमरे का निरीक्षण किया। बिस्तर पर किताबें खुली पड़ी थी, टेबल पर नोट्स और एक कॉपी खुली थी जिस पर आखिरी लाइन लिखी थी, आई एम सॉरी। राहुल रोते हुए बोला, मैडम, आर्यन प्रेशर में था। वो बहुत देर से कह रहा था कि वो फेल हो जाएगा, शायद इसी वजह से। लेकिन इंस्पेक्टर काव्या इतनी जल्दी यकीन करने वालों में नहीं थी। एक रात पहले टूटी हुई हंसी। काव्या ने एक प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उसने राहुल और नकुल को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। राहुल का बयान, हम लोग तीनों साथ में डीएसपी की तैयारी कर रहे थे। आर्यन हमेशा की तरह हमसे आगे था, पर इस बार वो बहुत ज़्यादा ही अनहैप्पी था। बोलता था, अगर एक भी सब्जेक्ट बैक आया तो पापा मुझे मार देंगे। आज शाम को लगभग 8 बजे हम तीनों ने साथ खाना खाया, फिर कमरे में आकर पढ़ाई करने लगे। रात लगभग 11 बजे उसने अचानक कहा, मैं थक गया हूँ, तुम लोग पढ़ो, मैं थोड़ी देर टहल कर आता हूँ। वो नीचे चला गया। हम पढ़ते रहे। करीब आधे घंटे बाद वो वापस आया, कुछ चुप था। फिर हम लोगों ने लगभग 1 बजे तक पढ़ाई की। मैं और नकुल थक कर बेड पर लेट गए। आर्यन टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। हमें नींद आ गई। जब वार्डन ने दरवाज़ा तोड़कर खोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकुल का बयान, नकुल पहले से ही कम बोलता था, आज तो उसकी आवाज़ और भी धीमी थी। आर्यन तो बहुत अच्छा पढ़ता था, पर घर से बहुत प्रेशर था उस पर। आज शाम को पापा का कॉल आया था उनका। फ़ोन पर वो चिल्ला रहे थे। आर्यन अपना फ़ोन कान पर लगाए कॉरिडोर में टहल रहा था। मैं दूर से देख रहा था। बाद में कमरे में आकर उसने फ़ोन पटक दिया और बोला, सबको मेरी रैंक चाहिए, किसी को मेरी हालत नहीं दिखती। फिर वो रात तक पढ़ता रहा। मैं सो गया। मैडम जब जागा तब तक सब हो चुका था। दोनों के बयान लगभग एक जैसे थे। कमरे में कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं था। कुर्सियां अपनी जगह पर थी, बिस्तर ठीक था, सब कुछ क्लासिक सुसाइड सीन जैसा था। लेकिन काव्या की नज़र एक छोटी सी बात पर टिक गई। कमरे में दुपट्टा कहाँ से आया? तीनों लड़के शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स वाले थे। उनका कोई महिला मित्र भी नहीं था। लड़कों के हॉस्टल में दुपट्टा होना नॉर्मल बात नहीं थी।
आई एम सॉरी किसके लिए? काव्या ने आर्यन की कॉपी उठाई। आखिरी पेज पर अंग्रेजी में लिखा था आई एम सॉरी। बस इतना ही, ना किसी का नाम, ना कारण, ना आगे कुछ। उसने राहुल से पूछा, आर्यन आमतौर पर कैसा लिखता था? ये हैंडराइटिंग उसी की लग रही है। राहुल ने कॉपी देखी। मैडम, ये थोड़ा अलग लग रहा है। वो एस ऐसे नहीं लिखता था, और ए तो मिलते जुलते हैं, पर एस की कटिंग अलग थी। काव्या ने ये बात फॉरेंसिक के लिए नोट कर ली। तुम दोनों में से किसी को अंदाजा था कि वो खुदकुशी कर सकता है? राहुल ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, वो टेंशन में था, पर इतना ऐसा तो नहीं लगा। नकुल ने गर्दन झुका ली। हॉस्टल की गंदी राजनीति। अगले दिन काव्या ने हॉस्टल के बाकी लड़कों से बात की। धीरे धीरे रूम 307 के बारे में नई बातें सामने आई। आर्यन क्लास का टॉपर होने के साथ साथ टीचर्स का फेवरेट था। कई बार वो अपने दोस्त राहुल और नकुल को प्रॉक्सी और नोट्स से मदद दिलवाता था। पिछले सेमेस्टर में राहुल एक पेपर में बुरी तरह फंस गया था। अफवाह थी कि किसी ने उसकी चीटिंग करवाने की कोशिश की थी और पकड़ा जाते जाते बचा। कुछ लोग कहते थे कि रूम 307 हमेशा से टेंशन वाला रूम है। 3 साल पहले उसी कमरे में एक और सीनियर ने सुसाइड किया था। काव्या को ये कमरे का सगुन वाला थ्योरी पसंद नहीं आई, लेकिन एक बात साफ थी, इस रूम की हिस्ट्री काली थी। उसे आर्यन का मोबाइल भी मिला। मोबाइल की चैट में आखिरी मैसेज था, पापा अगर इस बार भी टॉप नहीं किया तो वापस गांव आ जाना, फीस के पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इसके बाद आर्यन ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, ठीक है पापा। फिर कोई रिप्लाई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उलझी हुई गांठ। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट थे, मौत फांसी से दम घुटने से हुई है। टाइमिंग लगभग 1:30 से 2 बजे तक। गर्दन पर दुपट्टे का निशान है, बाकी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। दुपट्टे के फाइबर आर्यन के नाखून के पास मिले, यानी मौत से पहले उसने शायद फंदे को पकड़ने या खींचने की कोशिश की थी। शरीर पर किसी और के साथ जबरदस्ती या फाइल के साफ संकेत नहीं। सब कुछ सुसाइड ही चिल्ला रहा था। फिर भी काव्या की एक बात गले नहीं उतर रही है। एक लड़का जो टॉपर है, जो एग्जाम के ठीक पहले इतनी मेहनत कर रहा था, वो अचानक हार मानकर खुदकुशी कैसे कर सकता है? और वो भी बिना कोई क्लियर नोट के। उसने तय किया अब उसे रूम नंबर 307 में ही रात बिताना पड़ेगा। रूम नंबर 307, आधी रात का सच। रात के 12 बजे काव्या कमरे में अकेली थी। सिर्फ एक सिपाही कॉरिडोर के बाहर था। कमरे में हल्की ट्यूबलाइट, 1-2 मच्छर, बैगनी रंग की दीवार पर पुराने पोस्टर। वो आर्यन की कुर्सी पर बैठी, कॉपी खोली, डीएसपी के फॉर्मूले पर नजर गई। एक कागज कुर्सी के नीचे गिरा पड़ा था। शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने उठाकर देखा। उस पर किसी ने बहुत गुस्से से लिखा था, तू खुद सब कुछ पढ़ लेता है, पर हमें सिर्फ टुकड़े देता है। असल में तू हमारा दोस्त नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत का भूखा है। नीचे कोई नाम नहीं था। हैंड राइटिंग ना तो आर्यन से मिलती थी, ना मोबाइल पर देखी राहुल या नकुल की लिखावट से। काव्या ने बराबर रख दिया। रात के करीब 1 बजे कॉरिडोर में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो बाहर निकली। 2 लड़के धीरे धीरे बात कर रहे थे। यार, सुना है 307 वाले केस को अब शांत कर दिया जाएगा। हाँ, कॉलेज मैनेजमेंट चाहता है कि मीडिया की नज़र ना पड़े। काव्या ने उन्हें टोका, कल आपने आर्यन या उसके रूममेट्स को रात देर तक कहीं देखा था? एक लड़के ने कहा, मैडम मैं सामने वाले रूम 308 में हूँ। मैं रात को लगभग 1 बजे तक गेम खेल रहा था। मैंने इतनी ही आवाज़ सुनी थी कि कोई धीरे धीरे रो रहा था कमरे में। आवाज़ शायद राहुल की थी, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। दूसरे लड़के ने जोड़ा, और रात 12 बजे के पास मैंने देखा था कि कोई रूम नंबर 307 से निकलकर। काव्या ने टाइम नोट किया। कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है मुझसे। सच की दरार, राहुल का डर। अगले दिन काव्या ने राहुल को फिर बुलाया। तुमने कहा था कि रात 11 से 1 तक
तुम कमरे में ही थे, सही? जी मैडम। झूठ मत बोलो। 12 बजे के आसपास तुमको किसी ने नीचे जाते देखा है। कहाँ गए थे तुम? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बस कैंटीन तक गया था मैडम, चाय पीने। नींद आ रही थी ना, सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँ, इसमें गलत क्या है? कैंटीन तो 11 बजे बंद हो जाती है। राहुल चुप। तुम अकेले नहीं गए थे, सही? कोई और भी साथ था? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। जी मैं अकेले नहीं था, मैं आर्यन गए थे। कमरा सन्न हो गया। मतलब रात 11:30 के बाद आर्यन कमरे में नहीं था। तुम्हारे पहले बयान में तुमने कहा था कि वो कमरे से टहलने बाहर गया, अब बोल रहे हो तुम दोनों साथ गए। राहुल रो पड़ा। मैडम मैं डर गया था। सच बोलने से सब मुझे ही दोषी ठहरा देते। पूरी सच्चाई बताओ, यही फैसला कर लो, गुनाह में पार्टनर बनोगे या सच में सहयोग दोगे? राहुल ने गहरी सांस ली। हम दोनों नीचे कैंटीन के पीछे वाले स्मोकिंग स्पॉट पर गए थे। आर्यन बहुत परेशान था। उसने बोला कि उसे लगता है इस बार पेपर बहुत कठिन होगा। मैंने मजाक मजाक में कहा, यार तू पेपर से डरेगा तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और बोला, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, सिर्फ मेरे दिमाग का फ़ायदा उठाते हो। हम दोनों में बहस हो गई। वो गुस्से में ऊपर लौट गया। मैं थोड़ी देर बाद आया। फिर जब मैं कमरे में आया तो वो बिल्कुल चुप था। नकुल सोया हुआ था। मैंने भी बिना कुछ बोले लाइट ऑफ कर दी। बस टेबल पर लैंप जल रहा था। मैं बेड पर लेट गया। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता मैडम, सच में। काव्या ने नोट किया, राहुल झूठा है, पर क्या कातिल भी है? अभी साफ नहीं हुआ था। असली मोड़, नकुल की खामोशी। अब बारी थी सबसे शांत इंसान की, नकुल। काव्या ने उसे थोड़ी देर चुपचाप देखा। उसके हाथ में हमेशा की तरह मोबाइल था, पर आंखें खोई हुई। नकुल तुमने 2 बार बयान बदला। पहले कहा तुम सो रहे थे, फिर माना कि तुमने आर्यन और उसके पापा की कॉल सुनी थी। अब क्या सच है बताओ? नकुल ने हल्का सा गला साफ किया। मैडम सच यह है कि मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया था। मतलब मैं बिस्तर पर था लेकिन आंखें खुली थी। मैंने सब देखा, सब सुना। काव्या का ध्यान पूरी तरह अब उसी पर था। एक एक करके बताओ। रात करीब 12 बजे राहुल और आर्यन बाहर गए। मैं अकेला था। थोड़ी देर बाद आर्यन अकेला लौट गया। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और शायद थोड़ी नफरत थी। वो टेबल पर बैठा कुछ लिखने लगा। मैंने करवट बदल ली ताकि उसे लगे मैं सो गया हूँ। फिर लगभग 12:30 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आया। शायद उसका पापा था। वो धीरे धीरे बात कर रहा था, पर कुछ शब्द मैंने सुने। ऑफ नहीं कर सकता तो वापस आ जाना। कॉल के बाद उसने मोबाइल फेंक दिया। फिर वो रोने लगा। तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया? मैं हमेशा की तरह चुप रहा। मैडम मैं कभी बीच में नहीं पढ़ता, यही मेरी आदत है। कुछ देर बाद राहुल वापस कमरे में आया। दोनों में फिर कुछ बात हुई। धीरे धीरे पर आवाज़ में चिंगारी थी। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, तुम लोग दोस्त नहीं हो, तू ओवर एक्टिंग करता है, हम सब दबाव में हैं, अकेला तू ही नहीं है। फिर नकुल ने गहरी सांस ली। फिर रात करीब 1 बजे राहुल बेड पर लेट गया। आर्यन टेबल लैंप जलाकर कुछ लिख रहा था। मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। तभी मैंने एक और आवाज़ सुनी, कपड़े की रगड़ जैसी, पंखे की हल्की करकराहट और लगभग 20-30 सेकंड तक किसी के हाफने जैसे। मैं समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है, पर मैं उठ नहीं पाया। मैडम मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके गाल पर आंसू बह निकले। जब वार्डन ने दरवाज़ा तोड़ा तब तक सब खत्म हो चुका था। काव्या कुछ सेकंड चुप रही। मतलब तुमने सब सुना लेकिन किसी को बताया नहीं? मैं डर गया था मैडम। मुझे लगा सब मुझे ही दोषी मान लेंगे कि मैं पास था, लेकिन कुछ किया नहीं। इसलिए मैंने वो आई एम सॉरी वही लाइन खुद लिखी थी। काव्या स्तंभ। तुमने लिखी कब? सुबह 2 बजे के बाद, जब सब लोग ऊपर नीचे भाग रहे थे।
कमरे में एक पल के लिए मैं अकेला था। मुझे ऐसा लगा कि आर्यन यही लिख कर जाता, इसीलिए मैंने लिख दिया। मुझे लगा इससे केस क्लियर हो जाएगा और पुलिस हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। गलती हो गई मुझसे मैडम। अब एक बात साफ थी, आई एम सॉरी आर्यन ने नहीं लिखा था। फैसला मर्डर या सुसाइड, अब सब टुकड़े थे। दबाव, पिता की डांट, टॉप करने का डर, दोस्तों में दरार, राहुल से झगड़ा, चुप गवाह नकुल जो सब सुनता देखता रहा, फर्जी सुसाइड नोट, नकुल की हरकत, दुपट्टा। हॉस्टल के नीचे लॉन्ड्री वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ पुराने छोड़े कपड़ों के साथ एक दुपट्टा भी रह गया था जो ऊपर खेलने मस्ती में लड़के ले गए थे। काव्या ने सबको बैठाकर कहा, लोग शायद ये केस एग्ज़ाम प्रेशर सुसाइड कहकर बंद करना चाहेंगे, लेकिन सच यह है आर्यन ने खुद फंदा लगाया, खुद अपने गले में डाला और खुद पैर से कुर्सी हटाई। इसे कानून सुसाइड कहेगा, लेकिन इस सुसाइड में सिर्फ उसका हाथ नहीं, बहुतों का हिस्सा है। राहुल ने धीमे से कहा, क्या हमारे ऊपर केस होगा? काव्या ने कहा, कानूनी भाषा में इसे एमिटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाना कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ डायरेक्ट सबूत कमज़ोर हैं। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोर्ट में सब सच सच बताओ। नकुल की ओर मुड़कर बोली, तुमने जो आई एम सॉरी लिखा वो कानूनी सबूत से छेड़छाड़ है, पर मैं जानती हूँ तुमने अपराध बोध और डर में किया। तुम्हें ये बोझ सारी जिंदगी ढोना होगा। तुम उठ सकते थे पर नहीं उठे। दोनों चुप। आखिरी पंक्ति जो किसी कॉपी में नहीं लिखी गई। कुछ महीने बाद केस औपचारिक रूप से सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया। सच फाइलों से बड़ा था। एक बाप की हद से ज़्यादा उम्मीदें, दो दोस्तों की आधी अधूरी दोस्ती और एक तीसरे की डर से भरी खामोशी, इन तीनों ने मिलकर आर्यन की कुर्सी खुद उसके पैरों के नीचे से खींच ली थी। रूम नंबर 307 आज भी हॉस्टल में है। नए बैच के लड़के आते हैं, पोस्टर बदलते हैं, बेड बदलते हैं, पर कहानी वही रहती है। रात को अगर कोई टेबल लैंप की हल्की रोशनी में बहुत देर तक पड़ता रहता है तो बाकी लड़के मजाक में कहते हैं, अबे 307 वाला मत बन जा। लेकिन कभी कभी उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर इंस्पेक्टर काव्या को एक लाइन हमेशा याद आती है, हर सुसाइड सिर्फ उस इंसान का फैसला नहीं होता, कभी कभी हम सब मिलकर उसे वहाँ तक धकेल देते हैं। किताबें, फॉर्मूले, एग्ज़ाम सब चलते रहते हैं। बस रूम नंबर 307 में रात को ट्यूबलाइट बंद होने के बाद भी किसी को लगता है जैसे कोई अब भी धीरे धीरे कह रहा हो, आई एम सॉरी बट इट वॉज नॉट जस्ट मी।